हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर, मेंटोर और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी का हमसफ़र। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में। तो बैंक एग्ज़ाम का जो मेन चीज़ है कि हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक दो चीज़ें और आपको जानना ज़रूरी है कि बैंक एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो हम किसके लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं का मतलब दो चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो ये कि क्या हम प्रीलिम्स के लिए सिलेबस की बात कर रहे हैं या फिर हम मेंस के लिए सिलेबस की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो हमारा सिलेबस है वो किसके लिए हम बात कर रहे हैं। किसके लिए का मतलब क्या हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं या क्या हम आरबीआई की सिलेबस की बात कर रहे हैं या कहीं हम आईबीपीएस के द्वारा जो वेरियस नेशनलाइज बैंक एग्जाम्स कराए जाते हैं क्या उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं नाबार्ड, सिडबी, क्या उनकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं, देन फिर हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। क्योंकि स्मार्ट वर्क है आपका, अगर आप स्ट्रेटजी सही से बनाते हैं तो आपका जो युद्ध है वो आधा पहले ही आप जीत लेते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का जो डिफरेंस है वो यहां पर आता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले आपका अपोनेंट कौन है। अपोनेंट का मतलब हमारा एग्जाम है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो क्या पूछता है, किसका वेटेज ज्यादा होता है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। ऐसे कई सारे सवालों के जब तक आपको क्लैरिटी से उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। कभी प्री क्लियर नहीं होगा, प्री होगा तो मेंस नहीं होगा, मेंस होगा तो और इशू आ सकता है। या आपको ये भी अलग अलग वैकेंसीज के जब फॉर्म आते हैं तब भी कई बार दिक्कत आती है कि मुझे तो एसबीआई की तैयारी करना है, मुझे इसकी तैयारी करना है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्री और मेंस दोनों का डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि प्री और मेंस में यहां फर्क नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, प्रीलिम्स होने के एक महीने में ही मेंस का एग्जाम हो जाता है। कई बार तो रिजल्ट आने के 10 दिन 5 दिन बाद भी मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो प्रीलिम्स मेंस साथ में ही तैयार करना चाहिए। सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो हम यहां देखेंगे। दूसरा, ये जितने भी मैंने एग्जाम लिखे हैं इनमें 90% सिलेबस आपका कॉमन ही है। हाँ, कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली आते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम आता है या आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आता है, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। या नाबार्ड का जो ग्रेड ए मैनेजर का एग्जाम आता है उसमें एक दो सब्जेक्ट थोड़े दूसरे आ सकते हैं। बाकी ऊपरी लेवल पे अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आपका बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन वो सारे ही सेम है। तो हम इसकी भी बात कर रहे हैं एक साथ, इसकी भी बात कर रहे हैं, ये आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो सिलेबस है ना वो कौन कौन से सब्जेक्ट से बनता है। तो एक आपका सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, दूसरा आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग और तीसरा आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, चौथा सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में ही बैंकिंग अवेयरनेस भी शामिल है। और एक और सब्जेक्ट आपका आता है, हर एग्जाम में नहीं आता है, कंप्यूटर को भी आप एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये रूरल बैंक में तो आता है, रूरल बैंक के एग्जाम में आता है, आरआरबी में, लेकिन हर जगह नहीं आता है। और कभी कभी एक दो क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम में एसबीआई वगैरह में भी आ जाते हैं। तो ये एक जनरल ही है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बहुत कम वेटेज, लेकिन एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि हमारे एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है। इस मैथमेटिक्स में क्या एडवांस मैथमेटिक्स शामिल है, क्या एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है तो स्टैटिक्स शामिल है क्या, या फिर अगर अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक के कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं, किसका कितना वेटेज है हम ये भी बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो सबसे पहले हमारे पास में है वो है मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स को ना अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। हम ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जो आपका पहला पार्ट है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के में सिंप्लीफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में 2-3 चीजें हैं। जैसे बेसिक कैलकुलेशन आपको आएगी। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब ये है कि 24 × 82 अगर मुझे करना है तो क्या मैं इसको बिना पेन चलाए, या अगर पेन चलाऊं तो क्या मैं ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस होती है। मल्टीप्लाइज, डिवीजन, एडिशन, इनकी बेसिक कैलकुलेशन हम जानते हैं, टेबल्स वगैरह हम देखते हैं। उसके अलावा आपका जो स्क्वायर एंड क्यूब है, जैसे 52 का स्क्वायर क्या होगा, 84 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का क्यूब क्या होगा, इस तरीके से स्क्वायर क्यूब
मल्टीप्लाई, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स। और जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट का क्या है, अगर आपने 4096 बोला है तो ये किसका हो सकता है, इस तरीके से क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स वगैरह हैं। और क्वेश्चन ऑन अप्रॉक्स कैलकुलेशन, अप्रॉक्स कैलकुलेशन का क्या मतलब है कि जैसे आपको 13.15 मल्टीप्लाई बाय 20.12 आया, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे पूछा जाएगा ना, तो ये 13 और 20 ही है एक्चुअल में, बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट में आपका डेसिमल के बाद में, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर में आपको नियरेस्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन। तो आपका मैथमेटिक्स में भी एक पोर्शन है सिंप्लीफिकेशन का, जहां पर आपको बेसिक कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना और नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। अगर ये आपका पोर्शन अच्छा है तो आप जब अरिथमेटिक करेंगे, डीआई करेंगे, तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि अगर मुझे बोला जाए कि 52 प्लस 32 कितना होता है, तो उसको ऐड करने के लिए भी अगर मैं ऐसे कर रहा हूं 2 और 2 4, 5 और 3 8, तो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और हर जगह आप समझिए एक पेपर में कम से कम 50 बार मल्टीप्लाई पूछेगा आपको, 50 बार एडिशन, 100 बार डिवीजन, कई बार पूछेगा। और वो बेसिक ही कैलकुलेशन है जो आपको आगे एज देगी। यहां पर अगर आप इसको बहुत जैसे माइनस करना है, मान लीजिए 52 में से 17 माइनस करना है, अब अगर आप इसको लिख के कर रहे हैं ना तो बहुत मुश्किल है। तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए अच्छी, पेन चलाए बिना आप कितना प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई टेबल्स वगैरह कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। तो ये फर्स्ट पोर्शन है। फिर हम देखते हैं सेकेंड में, जो सारे एग्जाम्स में आता है, कॉमन भी है, रेलवे में, आपका दूसरे जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में, अरिथमेटिक, अंक गणित। और अंक गणित के कुछ 10 से 15 टॉपिक होते हैं, वो फिक्स ही होते हैं, ये आपको पता ही है कि वो परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज रिलेशन, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन होते हैं, पाइप इंसिस्टेंट, टंकी और पाइप पे प्रश्न होते हैं। 1 2 3 पाइप डाल दिए, वो भर रहे हैं टंकी को, कुछ खाली कर रहे हैं, ऐसा भी इस तरीके से हो सकता है। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एक ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, एक पोल को क्रॉस करती है, इसको करती है, 2 ट्रेनें आपस में चल रही है, तो वो प्रश्न यहां पर आएंगे। बोट एंड स्ट्रीम, नाव के प्रश्न, पार्टनरशिप, 2-3 लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया, इसने इतनी कैपिटल लगाई, उसने इतनी कैपिटल लगाई, इनका इतना प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से एवरेज के, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर और मेंसुरेशन के 2D और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको 2D और 3D तो पता ही होगा, जैसे स्क्वायर्स हो गए, आपका रेक्टेंगल हो गए, ये 2D आकृति है, और अगर आपको कोन आ गया, सिलेंडर आ गया, तो फिर आपकी 3D आकृतियां बन जाती है। तो इस तरीके से ये आपका अरिथमेटिक है। और आप ये मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन तो हर का मिल ही जाएगा आपको। हो सकता है किसी का ना पूछे और किसी के 2 पूछ ले, तो यहां पर आपको मेहनत बहुत करना है और क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर वेटेज किसका है, फिर क्या बैंकिंग में ये इतने सारे टॉपिक पढ़ने पर एक एक नंबर ही मिलेगा क्या, किसका वेटेज बन सकता है? तो फिर वेटेज के लिए आपको क्या करना है, और आगे चलते हैं। तो और आगे चलने में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आपने इस तरीके से इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे आपको बोला कि ये तो x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, x और y को कंपेयर करिए, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस आती हैं। फिर आपका सीरीज आती है, जो सीरीज में आपको इस तरीके से कि 2 5 7 12 व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, ये मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, इसमें मिसिंग नंबर भी आता है, रॉन्ग नंबर भी आता है, बहुत सारी सीरीज आती है, वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको जरूर बताएंगे। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से। तो ये सीरीज है डीआई। तो अगर आप बोलेंगे मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो मैं कहूंगा 40% वेटेज जो है डीआई एंड डीए का है। डीआई और डीए क्या है? डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा को इंटरप्रिटेट करना है आपको, जो डेटा लिखा है ना उसको आपको व्याख्या करना है। और डेटा एनालिसिस, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस दोनों ही एक जैसे हैं, बस आप ये समझिए कि जैसे 5 बैट्समैन हैं, PQRST, इन्होंने अलग अलग मैचेस में अलग अलग रन बनाए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 15 रन बनाए, 20 रन बनाए, 30 रन बनाए, 40 रन बनाए, 50 रन बनाए, या 70 रन बनाए, 10 रन बनाए, 20 रन, 30 रन, 40 रन। तो इस तरीके से आपने क्या लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। अब ये डेटा को आपको एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि कौन से बैट्समैन का एवरेज ज्यादा है, किसका कम है। तो कभी कभी ये टेबल फॉर्मेट में आता है, और कभी कभी क्या होगा, ये आपके ग्राफ फॉर्मेट में आएगा, बार लाइंस आ सकती है और अदर ग्राफ्स भी आ सकते हैं। तो आपका जैसे क्रिकेट आप देखते हैं ना, तो ऐसा लिखा हुआ रहता है कि ये 5 रन, ये 10 रन, ये 15 रन और ये 20 रन, और T20 है तो 25 रन। इसका ग्राफ होता है कि एक पहले ओवर में इतना रन बने, तो इसका मतलब क्या है, पहले ओवर में 10 रन बने, इसका मतलब क्या है, दूसरे ओवर में 15 रन बने, किसी ओवर में 5 रन बने, किसी में बना ही नहीं रन, किसी में 25 रन बन गए। तो ये ग्राफ फॉर्मेट में, इन्हीं को बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है।
अब आपको बेसिक कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो यहां पर भी देखिए इनको ऐड करना, प्लस करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, यही आएगा आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा टॉपिक जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रायिकता क्या है। आपने सिक्का उछाला, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से अगर हथेला है उसमें से आपने बॉल्स निकाली है तो उसमें से रेड, ग्रीन, येलो बॉल है, तो अगर आप हाथ डालोगे तो ग्रीन बॉल कितनी निकलेगी, क्या प्रायिकता होगी, ग्रीन निकल जाए या रेड निकल जाए, येलो निकल जाए, जैसा भी। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें प्रीलिम्स की या मेंस की, तो आप देखो प्रीलिम्स और मेंस में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो मैंने आपको जैसा कि बताया एसबीआई का जो पीओ का पेपर होता है उसमें तो वो यही लिखता है कि हम डीआई और डीआई पूछेंगे, हालांकि थोड़ी बहुत अरिथमेटिक भी पूछता है। तो मेंस में तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, इन्हीं का है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डीआई सीरीज का। प्रीलिम्स में जो है ना इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। प्रीलिम्स में थोड़ा ज्यादा का मतलब मेंस में कम आते हैं, प्रीलिम्स में थोड़े ठीक सवाल यहां से बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन से आ जाते हैं। और आपके यहां पर भी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज्यादा आते हैं, लेकिन मेंस में वहां पर ज्यादा वेटेज आपका। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स। फिर बात करते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में 5 सब्जेक्ट हैं। तो अब आप देखिए सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है आपका, जहां पर हम बात कर सकते हैं, तो दैट इज रीजनिंग। और रीजनिंग जो है इसमें सब्जेक्ट टॉपिक हमारे बहुत कम है, बहुत ही कम टॉपिक है, केवल 11 टॉपिक है। लेकिन जो लेवल है रीजनिंग का वो सारे एग्जाम से अलग है, सारे एग्जाम से ऊपर ही है वो। तो सीरीज की अगर हम बात करें इसमें, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है आपकी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब हो गया कि अल्फाबेट्स लिखे हैं, आपके लेटर्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, इस तरीके से आपको अलग अलग जो है वो चीज़ें लिखी गई है। और फिर आपको ये लेफ्ट साइड से बोला जाएगा कि कौन सा 5वें नंबर पे कौन सा है, 5th के लेफ्ट में कौन है, या फिर इनके और इनके बीच में कितने लेटर हैं, कितने नंबर्स हैं, उस तरीके से पूछा जाता है। और ये अलग अलग तरीके से भी आता है, नंबर्स के बेस पर भी आता है, मेंस में थोड़ा अच्छा लेवल आता है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में ही ज्यादातर, आप समझिए कि प्रीलिम्स में ही ज्यादातर आता है। फिर इक्वलिटी इनइक्वलिटी है, तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, कौन ग्रेटर है, कौन लेसर है, ग्रेटर इक्वल है। फिर आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो आप जानते ही हैं कि ए का बी से क्या रिलेशन है, बी का ए से क्या रिलेशन है, इस तरीके से। आपका डायरेक्शन और रैंकिंग, तो डायरेक्शन 4 दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन, रैंकिंग एक क्लास में इतने लोग हैं कि उनका पास होने का परसेंटेज दे दिया, या उनकी रैंक दे दी कि लड़कियों में इसकी इतनी रैंक है, लड़कों में इसकी इतनी रैंक है, ओवरऑल क्या रैंक होगी, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, इनको मैं बोलता हूं प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इनका प्रीलिम्स में ठीक ठीक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो भी बड़ी बात है, 2-3 नंबर के क्लर्क में आ सकते हैं, पीओ में नहीं आ सकते, इस तरीके से। लेकिन तैयार तो सारे ही करना है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक मैं नहीं सोचता कि प्रीलिम्स में है लेकिन मेंस में नहीं है, मेंस में है लेकिन प्रीलिम्स में नहीं है, वेटेज तो है ही। फिर ये जो 3 टॉपिक है ना, ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे मैथमेटिक्स में डीआई और डीए था, यहां पर क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं? क्योंकि ये टॉपिक प्री में भी उतने ही वेटेज में आ रहे हैं जितने मेंस में आ रहे हैं। आप इसका वेटेज इस तरीके से लगा सकते हैं पजल का कि अराउंड 50% क्वेश्चंस आर फ्रॉम पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट। 50% क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। जैसे प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे इस तरीके से। और कोडिंग भी आपका 4-5 नंबर की प्रीलिम्स में, 4-5 नंबर की मेंस में आ ही जाती है। तो इस तरीके से आप इन 3 जो मैंने लिखे हैं ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस में। फिर उसके बाद बनता है आपका डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिकली मेंस में आते हैं, ये कह सकते हैं यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिकली मेंस के ही टॉपिक है, प्रीलिम्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डेटा सफिशिएंसी का मतलब है कि आपको जो जानकारी दी गई है उसके बेस पर गिवन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बस इतना सा है। दूसरा क्या है? इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट होता है जिसमें सीक्वेंस आपको फाइंड करना पड़ता है कि ये कौन से सीक्वेंस में अरेंजमेंट हो रहा है। फिर आपका है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में कई सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आपका आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, ये इसमें आते हैं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा आपका निर्णय लेने की क्षमता जो है वो देखी जाती है यहाँ पर। तो ये आप मैंने बताया आपका रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग बहुत ही जनरल है क्योंकि 11 ही टॉपिक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज हमें देना है वो यहाँ देना है। ये हो गया आपका रीजनिंग। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? तो हमारा एक और सब्जेक्ट है जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है ना हमारी मेजर जो है कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है।
कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड का मतलब अनसीन पैसेज जिसे हम बोलते हैं, अपठित गद्यांश हिंदी में बोलते हैं। एक पैसेज आएगा, उस पर क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको होना चाहिए, और ये इसका कोर है, क्योंकि आपका अच्छा वेटेज आता है इसका। अगर आपको रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप क्लोज टेस्ट भी कर सकते हैं, आप फिलअप्स भी भर सकते हैं, आप सेंटेंस को इंप्रूव भी कर सकते हैं, आप एरर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा कॉम्प्रिहेंशन करना है तो आपको पेपर लगातार पढ़ने चाहिए, अखबार जो है, न्यूज़पेपर्स जो हैं, और आप उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, जो कई सारे विद्वान लोग आर्टिकल लिखते हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल्स पढ़ना चाहिए आपको, ताकि आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी हो, कॉम्प्रिहेंशन का आपका नॉलेज भी अच्छा हो, और आप उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाए। तो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है, गलतियां निकालिए, ABCDE पार्ट्स वाले क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, इसकी जगह कौन सा रिप्लेस कर देगी, सेंटेंस अच्छा हो जाए, इंप्रूव हो जाए। डबल ब्लैंक है, पहले एक खाली स्थान आते थे, अब 2-2 खाली स्थान आ गए हैं, तो 2-2 मीनिंग होते हैं, वो भरना होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिनको आप पैराजम्बलिंग भी बोलते हैं, कि ABCDE एक कहानी के 5 पार्ट कर दिया आपने, उनको जंबल कर दिया। एक राजा था और वो मर गया, उसकी रानी थी, उसकी शादी हुई, वो शिकार पे गया, इस तरीके से, मतलब मैं एक जनरल आपको परसेप्शन बना रहा हूं, इंग्लिश वाले आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो अभी इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले क्या था, बाद में क्या था, बाद में क्या था, सबसे लास्ट में क्या था, इसको बोलते हैं पैराजंबल, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और फिर क्लोज टेस्ट है। तो इस तरीके से आपके इंग्लिश में ऐसे देखा जाए तो 5-6 ही टॉपिक है, लेकिन यहां पर इंग्लिश की गहरी समझ आपको पूछी जाती है, जिसमें आपका रीडिंग का एक्सपीरियंस, कॉम्प्रिहेंशन का एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों ही मेजर वेटेज वाले टॉपिक है आपके। उसमें से भी सबसे ज्यादा आपको जानकर हैरानी होगी कि रीजनिंग का वेटेज जो है मेंस में सबसे ज्यादा है, रीजनिंग का। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों ही हाईली वेटेज वाले टॉपिक है। लेकिन अब हमारे जो दूसरे एक और बचा है, यानी 2 और है वैसे तो, लेकिन एक जो है, ये दोनों साथ में लिख दिया मैंने, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। ये तो सिर्फ आपके रूरल बैंक में ही पूछा जाता है, वहां पर 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के बस, लेकिन दूसरे एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसका वेटेज फिर भी अच्छा है, इंग्लिश के बराबर ये वेटेज रखता है। और यहां पर आपको अभी इसी साल जो है 2025 का जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल मतलब, उसका रिजल्ट तो अब आएगा, तो हम इसी साल बोल रहे हैं, उसकी वैकेंसी में इसको थोड़ा चेंज कर दिया। पहले जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री बोला जाता था, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, जनरल, इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड नॉलेज भी आपको पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारी पॉलिटी में क्या हो रहा है, किसी का कोई चीफ बना है क्या, कोई हटा है क्या, कोई मीटिंग कहाँ हुई है, कोई कप, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, ज्यादा की है, कोई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कोई विदेशी नागरिक यहाँ आए हैं क्या, मतलब हेड ऑफ द अदर कंट्रीज, वो उन्होंने विजिट किया है क्या, भारत के कहीं गए हैं क्या, कोई और ऐसा जो डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड है, यूपीआई वगैरह की लिमिट में चेंज हो गया, फोन पे, गूगल पे आप यूज करते हैं ना, तो ये सारा ही आपका जो करंट में घट रहा है, करंट में हो रहा है, उससे रिलेटेड आपकी चीजें आएगी। तो ये आपका बैंकिंग का सिलेबस है, कंपैरेटिवली दूसरे एग्जाम से काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के ये नहीं पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ना है, हमें बस करंट से रिलेटेड चीजें ही पढ़ना है। और मैथमेटिक्स में भी एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है। रीजनिंग में पजल्स एक अच्छा लेवल का है जो आपको बॉदर कर सकता है, लेकिन हम हैं उसके लिए, हम कई सारी क्लासेस बेसिक्स टू एडवांस लगाएंगे, तो आपको यहां पर ही कई सारी वैकेंसीज के अपडेट और दूसरी चीजें भी मिलती रहेंगी। तो ये सिलेबस मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको, इस सिलेबस को अपने कॉपी में या कहीं पर भी रूम में लगा सकते हैं, ताकि आपको नजर रहे हमेशा कि ये चीजें मेरी आती हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द आपको तैयारी शुरू करना है। तो अब आपके पास में ये पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इससे कंपेयर करिए, क्राइटेरिया रखिए कि क्या ये मैं पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अलग ही चीजें पढ़ रहा हूं। हालांकि थोड़ी बहुत चीजें तो आपको ये भी समझना पड़ेगी कि जैसे रीजनिंग में मान लीजिए ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन में भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हमारे आते हैं, दूसरे नहीं आते हैं। एसएससी में पूछे जाते हैं। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि ये मेरे दादा की इकलौते बेटे की, ऐसा कुछ करके, तो अभी वो क्वेश्चन हमारे नहीं आते, हमारी रीजनिंग थोड़ी अलग लेवल की है। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है और अपनी प्रिपरेशन को धार देने के लिए इस चैनल के साथ में बने रहना है, ताकि आपको इन डेप्थ और एनालिसिस मिले कि इस टॉपिक में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।